देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए पहली बार एक आयुर्वेद रथ यात्रा का आयोजन किया गया है और किस तरह का आयोजन है, कैसा आयोजन है, ये पूरी रिपोर्ट में आपको जानने को मिलेगा। देखते रहिए पूरी रिपोर्ट। पंचकर्म शिरोमणि गुरुवर्य नाना जोशी सर एक समयनिष्ठ पेशेवर शिक्षाविद और सभी आयुर्वेद वैद्य गणों के लिए एक महान प्रेरक थे। एक सदाबहार गुरु, एक समर्पित शिष्य, आयुर्वेद में निस्संदेह विश्वास रखने वाले एक विनम्र वैद्य थे। लेकिन इन सभी गुणों से ऊपर वो हमेशा से एक महान व्यक्तित्व तथा रजतमोभ्याम निर्मुक्त अर्थात आप्त का वास्तविक उदाहरण थे, जिन्होंने 5 दशकों से संपूर्ण भारतवर्ष की आम जनता में पंचकर्म शब्द को न केवल प्रस्तावित किया किंतु प्रस्थापित भी किया। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालियों के 10,000 से अधिक छात्रों को न केवल प्रशिक्षित किया बल्कि आजीवन आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति संकल्पित किया। आयुर्वेद के प्रचार एवं प्रचार का जो दीप गुरुवर्य ने जलाया था, उसे आप ही के शिष्य वृंदों द्वारा अविरत अखंडित रखने की प्रतीकात्मकता इस रथ यात्रा में निहित है। आयुर्वेद 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 हर घर आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद, जय जय आयुर्वेद, जय जय आयुर्वेद, आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद, हर घर हर घर हर घर हर घर हर घर आयुर्वेद, आयुर्वेद आयुर्वेद, जय 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 आपणा सर्वांना सादर प्रणाम। मी वैद्य दत्तात्रय दगडगावे, लातूर। प्रभा आयुर्वेद फाउंडेशन महाराष्ट्र यांच्यामार्फत निघालेल्या प्रभा आयुर्वेद रथयात्रा, या रथयात्रेचा मी मुख्य समन्वयक म्हणून काम करतो। ही रथयात्रा तुळजापुरातून आई तुळजाभवानीच्या आशीर्वादाने निघालेली असून पंढरपूर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड मार्गे मुंबईत प्रवेश झाली। मुंबईतून काल ही रथयात्रा वसई या ठिकाणी मुक्कामी आली। वसईमध्ये अगदी भारावून टाकणारं वातावरण आणि स्वागत या रथयात्रेचं झालं। आज सकाळी ही रथयात्रा साधारणतः 1.5 किलोमीटर मार्गावर संपूर्ण विद्यार्थ्यांनी आयुर्वेदाच्या घोषणा देऊन दुमदुमून टाकली आणि संपूर्ण वसई शहर आज आयुर्वेदमय झाले। या रथयात्रेच्या वसईतील तयारीसाठी आदरणीय ओमप्रकाशजी दुबे सर, त्यांच्या मिसेस रुजिता दुबे मॅम यांनी अतिशय कष्ट घेतले, त्यांचा मी ऋणी आहे। ही रथयात्रा वसईतून निघून उद्या ठाणे मुक्कामी असणार आहे। ठाण्यातून नाशिक, नाशिकहून जळगाव, जळगावातून बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नागपूर, नागपूरहून निघून ती भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर मार्गे यवतमाळ, वाशिम, हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, औरंगाबाद, नगर, नंदुरबार आणि धुळे या ठिकाणी जाणार आहे। धुळ्यामध्ये या यात्रेचा सर्वात खूप मोठा असा समारोप असणार आहे 5 जानेवारी रोजी, ज्या दिवशी आमच्या आदरणीय गुरुवर्य प्रताप जोशी नाना यांचा जन्मदिन आहे। आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण 5 जानेवारी रोजी धुळ्यात आयोजित या रथयात्रे समारोपाला मोठ्या संख्येने हजर राहावं। धन्यवाद। दत्ता साहब, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्या? हाँ जी। तो कैसे आइडिया है कि इस तरह का आयोजन किया जाए, रथ यात्रा की जाए, कैसे आइडिया है? आयुर्वेदाचा प्रसार आणि प्रचार यासाठी आमचे गुरुवर्य प्रताप जोशी नाना आयुष्यभर झटले
त्यांच्या मनात आयुर्वेद सोपा सुटसुटीत करण्यासाठीच्या खूप संकल्पना होत्या आणि त्यांचा हा विचार घेऊन महाराष्ट्रात नव्हे देशभरात अनेक त्यांचे शिष्य काम करत आहेत आणि नानांना अपेक्षित असणारा हा आयुर्वेदाचा प्रसार आणि प्रचार व्हावा यासाठी मी अनेक वर्षांपासून प्रयत्नरत आहे आणि एके दिवशी नानांनी साक्षात्कार दिला की दत्तात्रय तुला ही रथयात्रा काढायची आहे, राज्यभरात फिरायचं आहे. नानांनी दिलेल्या आशीर्वादाने आणि साक्षात्कारामुळे मी या रथयात्रेचं नियोजन केलं. साधारणतः 58 दिवसामध्ये ज्या दिवशी साक्षात्कार झाला 58व्या दिवशी ही यात्रा महाराष्ट्र राज्यामध्ये सुरू झाली. या रथयात्रेमध्ये काय करायचं तर जनसामान्यांसाठी व्याख्यानं, आयुर्वेद विद्यार्थ्यांची दिंडी, शाळेतील मुलांची दिंडी, आयुर्वेद प्रसारार्थ व्याख्यानं, त्यानंतर वनस्पतींचं प्रदर्शन, आरोग्य प्रदर्शनी आणि मुख्य गाभा म्हणजे सर्वसामान्य रुग्णांसाठी आयुर्वेदाचं शिबिर आणि त्यामध्ये केल्या जाणारी पंचकर्माची चिकित्सा. या शिबिरामध्ये आलेल्या संपूर्ण रुग्णांना 7 दिवसांचं मोफत औषध या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंत आमचा हा 11वा जिल्हा आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात खूप मोठ्या संख्येने रुग्णांनी या सेवेचा लाभ घेतला. संपूर्ण 11ही जिल्ह्यांमध्ये या निमित्तानं खूप मोठा आयुर्वेदाचा प्रसार आणि प्रचार झाला. मी संपूर्ण लोकांना ज्ञात अज्ञात हाताना या निमित्तानं आभार मानतो, त्यांचे ऋण व्यक्त करतो, त्यांना त्रिवार नमन करतो. आपणा सर्वांचे आभार मानून पुढील या रथाच्या प्रवासासाठी आपण सर्वजण एकत्र येऊन काम करूयात अशी विनंतीही करतो. धन्यवाद. वरदश्च सान्द्र स्वानन्दमेव पदमापयति स्म नित्यम् ज्ञात्वैव हस्तकलगं समृतं स्रवन्तं देवं च यस्य शिरसि स्वकरं निधाय. हमारे देश के आयुर्वेद शास्त्र और पंचकर्म चिकित्सा विज्ञान इस विषय में पूरे भारतवर्ष में अपने समय श्रेष्ठ रहे हुए आदरणीय स्वर्गीय वैद्य श्री नाना जोशी जी की स्मृति में आज प्रभा आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस रथ यात्रा में सहयोग में महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन, सहयोग में वसई तालुका के आयुर्वेद ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन है, सहयोग में हमारा नाला सोपारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भी है, लेकिन मुख्य रूप से आदरणीय वैद्य दत्तात्रय दगड़गावे जी उनके द्वारा प्रभा आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस रथ यात्रा में मैं नाला सोपारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं रुग्णालय के हर विद्यार्थी, हर कर्मचारी, हर अध्यापक, हर वैद्य की तरफ से वसई तालुका पालघर जिले में आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत सभी वैद्यों की तरफ से वसई तालुका के संपूर्ण नागरिक की तरफ से मैं इस रथ यात्रा का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और हम सभी लोगों की तरफ से इस रथ यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर आसीन गुरुद्वय आदरणीय श्री मकवाना सर जी, आदरणीय श्री कामत सर जी, सम्मानित श्री दगड़गावे जी, आदरणीय मेरे वरिष्ठ, मैं और श्याम हम दोनों के सीनियर, हम मित्तल में थे और वो पोदार महाविद्यालय में थे, श्री वैद्य श्री डोंगरे जी, इन्हें उस समय भी लोग डोंगरे के नाम से भी जानते थे, आज मुझे पता चला इनका नाम विनायक है। इतने बड़े विद्वान का नाम तो गणेश जी पर होना तय ही था। चलिए आप मुझे आपके नाम की जानकारी हो गई। मेरे मित्र, मेरे क्लासमेट श्याम जी, मेरी धर्मपत्नी, सॉरी क्षमा करना, मेरी पत्नी, मेरे एक ये है आदरणीय वैद्य रुजुता जी, हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय वैद्य हेमलता शिंदे मैडम जी अभी सभागार में प्रवेश लिए हैं। हमारे महाविद्यालय के
और डोंगरे जी के भी वरिष्ठ पोदार महाविद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य प्रोफेसर, हमारे महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश गजरौला के महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य आदरणीय बड़े भाई मेरे वैद्य श्री शिवनारायण दुबे जी, हमारे महाविद्यालय के सभी वरिष्ठ अध्यापक वर्ग, सभी नवोदित अध्यापक वर्ग, महाविद्यालय के इंटर्न्स, विद्यार्थी, वसई विरार क्षेत्र से आए हुए आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में पारंगत सभी वैद्य, डॉक्टर्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। देखिए, इतने बड़े बड़े विद्वान, जिसमें दो मेरे अध्यापक हैं, एक मेरा वरिष्ठ है, आयुर्वेद पे बोलने के लिए इतने बड़े बड़े विद्वान उपस्थित है, ऐसे अवसर पर मेरा बोलना ज्यादा उचित नहीं है। चूंकि इस संस्था में कार्यक्रम हो रहा है तो स्वागत करना मेरा कर्तव्य था, सो मैं किया हूं, लेकिन कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। 1977 में मेरा एडमिशन हुआ था आयुर्वेद क्षेत्र में, और 77 से मैं देख रहा हूं आयुर्वेद शास्त्र में पिछले 8 वर्षों में ऐसी क्रांति आई है चिकित्सा क्षेत्र में, जो स्वप्न में भी कभी हमने नहीं सोचा था। हमारे जमाने में बड़े वैद्य हुआ करते थे, वैद्य घराने हुआ करते थे, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र को 8 वर्षों में जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है उसमें कभी नहीं। रथ यात्रा, अब रथ शब्द हम भारतवासियों के लिए, अब रथ नाम आता है तो हमको या तो रामायण दिखता है या तो महाभारत दिखता है। रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने, रावण रथी विरथी रघुवीरा देख विभीषण होत धीरा। तो भाई रावण के पास रथ है, राम के पास रथ नहीं, अधूर हो जाता है। विभीषण तो शायद जामवत समझाते, कौन समझाते उनको? शिवनारायण भाई अच्छे से जानते कि सौरज धीरज गौरवत चाहता, सदाचार के ध्वजा फटाता। जो वो राम के रथ का वर्णन करते हैं कि शौर्य धैर्य जो चक्र है और सदाचार की पताका, और पता नहीं भिन्न भिन्न कई पन्नों का वर्णन है वो। तो ऐसा रथ सुनने पर ऐसा है। या तो महाभारत में एक रथ जो कृष्ण भगवान चलाते थे, जिसमें हनुमान जी रहते थे झंडे पर और अर्जुन सवार रहते थे, और ऐसी कल्पना रथ में आती है, नहीं तो सीधा वहां से निकल के अडवाणी जी के रथ यात्रा पर आ जाते हैं। आधुनिक काल में रथ का ना मतलब अडवाणी जी की रथ यात्रा। देखिए, आज हमारा सौभाग्य है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो रथ यहां तक ही हमारी इस समय की आधुनिक मानव सभ्यता में यहां तक ही सीमित था, लेकिन आज एक नई क्रांति दगड़ गावे जी ने लाई है। धन्य है प्रभा आयुर्वेद फाउंडेशन, जिसने यह संकल्पना आयुर्वेद के लिए लाई कि नहीं, आयुर्वेद की भी रथ यात्रा निकल सकती है, और न केवल सोचा, आज उसे संभव कर दिखाया और सफल भी कर दिखाया। बहुत बहुत साधुवाद है दगड़ गावे जी। देखिए, कल मुझे एक अवसर प्राप्त हो गया। कामत सर तो गोवा में थे, श्याम जी गोवा में थे, साक्षात सुन रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। संयोग से उस समय टीवी चल रहा था, समाचार चल रहा था, और मैं पहुंच गया। जब मैं सुना अपने देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे ऐसा लगा कि आयुर्वेद की विशेषताएं जब इतने ज्यादा प्रमाण में हमारा देश का प्रधानमंत्री स्वयं जानता है, आयुर्वेद शास्त्र और आयुर्वेद चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा करने वाले लोगों के सामने जो आह्वान है, जो चुनौतियां हैं, उसकी जानकारी स्वयं देश के प्रधानमंत्री को हो, ऐसे स्थिति में आयुर्वेद के लिए और अच्छे दिन क्या आ सकते हैं। वरना शासन को बताना पड़ता था ये हमारी समस्या है, शासन को बताना पड़ता था ये हमारी विशेषताएं हैं, लेकिन आज हमारे देश का प्रधानमंत्री स्वयं आयुर्वेद की विशेषता जानता है, स्वयं समस्याएं जानता है। जब जानता है तो निराकरण तो उसने करना ही है, और निराकरण का संकल्प और निराकरण का क्रियान्वयन कल आप लोगों ने साक्षात गोवा में देखा। और इससे अच्छे दिन अब हमारे लिए आयुर्वेद हो नहीं सकते। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है,
कि इस अच्छे दिन का कितना अच्छा लाभ हम ले सकते हैं, उसकी कितनी उपयोगिता हम अपने आचरण में ला सकते हैं। आज रथ यात्रा के अवसर पर हमें एक और अवसर मिला है, सब लोगों को मौका मिला है अपने आप को अपडेट करने का। आयुर्वेद शास्त्र के प्रति जब प्रधानमंत्री जी की इतनी निष्ठा है, इतनी श्रद्धा है, तो हमें भी अपने आयुर्वेद पे गर्व करना चाहिए। जब हम पढ़ते थे तो हमें आयुर्वेद का गर्व नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हर आयुर्वेद का विद्यार्थी इस बात का गर्व रखता है कि मैं बीएमएस कर रहा हूं, मैं आयुर्वेद पढ़ रहा हूं। यह आयुर्वेद के लिए बहुत ही सकारात्मक पहलू है, जिससे कि आने वाले दिन में आयुर्वेद की प्रगति निश्चित है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपका स्वागत करते हुए आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित मंचावर विराजमान सर्व ज्येष्ठ, आपण सर्व बंधू आणि भगिनींनी, आपल्या सर्वांना सादरपणे आज ही रथयात्रा वसईच्या ऐतिहासिक नगरीमध्ये येऊन तिने इतिहास घडवला। आतापर्यंत जेवढे आम्ही ठिकाणी गेलोय त्यातील दी बेस्ट अशी दिंडी आज आपण इथे काढली। आपल्या सर्वांचा मनापासून जो सहभाग कालपासून मी पाहतोय तरी मी अगदी रोमांचित आणि भावूक झालोय। आदरणीय गुरुवर्य नानांना जे अपेक्षित आयुर्वेद होता तो आयुर्वेद आपल्या सर्वांना पुढे घेऊन जायचा आहे। सर्वसामान्यांमध्ये आयुर्वेद रुजवायचा आहे, तो रुजला आहे। जसं आपण लोकाश्रय राजाश्रय नाही असं म्हणायचो, पण आता लोकाश्रय पण मिळालाय, राजाश्रय पण मिळतोय। आणि हा असा आयुर्वेद सोपा सुटसुटीत छान असा 60च्या दशकात आदरणीय नानांनी केला आणि हर घर आयुर्वेद, घर घर आयुर्वेद अशी घोषणा नानांनी 60च्या दशकात दिली होती। सोप्या पद्धतीने आयुर्वेद कसा करावा, पंचकर्म कशी करावी, नाना काम करत गेले। नानांना अनेक शिष्य जोडत गेले। आज देशभरात नसून जगभरात नानांचे 10,000च्या वर शिष्य नानांचे विचार फॉलो करत आहे। आपण आज दवाखान्याच्या पाट्यांवर पंचकर्म तज्ञ असं बेरीज लावतो, ती फक्त आणि फक्त नानांची कृपा आहे की त्यांच्यावर आपण आज नावापुढे पंचकर्म तज्ञ किंवा पंचकर्म विशेषज्ञ अशा आपण उपाधी लावतो। अशा नानांना आपण त्रिवार नमन करूयात, हे टाळावून जाऊ द्या। अशा नानांचा विचार घेऊन ही रथयात्रा आपण सुरू केली। सर्व ज्येष्ठांनी मार्गदर्शन केलं, सहाय्य केलं, सहकार्य केलं, तर सर्वांचे मी इथे ऋण व्यक्त करतो। ज्या ज्ञात अज्ञात हातांनी ह्या रथयात्रेला जगन्नाथाचा ओढला, तर सर्वांना माझ्याकडून त्रिवार नमन आणि मला इथे बोलायची आपण संधी दिला त्याबद्दल आयोजकांचं मनापासून आभार मानतो, कौतुक करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। पंचकर्म आप सभी जानते हैं, मैं मित्तल से हूँ, हमारे यहाँ पंचकर्म नहीं होता था। मैं आप सबको भाग्यशाली मानता हूँ जिन्होंने नाना जोशी साहब के यहाँ से सीखा और आज आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोगों को वो संधि नहीं मिली, किंतु आप लोगों को देखकर मुझे लगता है कि नाना जोशी साहब आपके सामने हैं, आपके साथ में हैं। कई चीजें ऐसी होती है जिनको हम जानते नहीं, केवल सुनते हैं उनके बारे में, वैसे ही नाना जोशी साहब मेरे लिए हैं। लेकिन आदर उतना ही है आज जितना आपके मन में है उनके प्रति। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये बोलने की जगह नहीं है। आप लोग सब काम करने वाले हैं, आपने सब काम करके दिखाया है। और मैं जगड़गावी साहब को, जैसे दत्तात्रेय नाम है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरी शक्ति मिली हुई है और उसी शक्ति के साथ में ये पूरे कार्य में लगे हुए हैं। और हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि ये आपकी रथ यात्रा पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से, आनंद के साथ में संपन्न होगी और इस प्रकार की कई अनेक यात्राएं निकलेंगी जो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करेंगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन की तरफ से शुभकामनाएं हैं। हम एक छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं आयुर्वेद के, जो हम छोटे छोटे कदम लेते हैं और इन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया है। तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ ये कार्य के लिए। देखिए, कोई भी कार्य होता है, जैसे नाना साहब ने सोचा होगा, कभी सोचा होगा इतना कि इतना बड़ा ये इनका व्यापक उनका प्रसार होगा,
लेकिन उनका विश्वास था और उन्होंने संकल्प किया। वैसे ही दत्तात्रेय साहब ने एक विश्वास किया और संकल्प किया, और विश्वास के साथ में जो संकल्प चलता है उसका मतलब ये है कि इनके मन में कहीं न कहीं वो धारणा रही होगी, एक ऐसी योजना इन्होंने अंकुरित की होगी अपने मन में, और वो जो अंकुर था आज वो प्रफुल्लित हुआ और उसके रूप में देख रहे हैं। हम यहाँ नारासपरा कॉलेज में देख रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे साहब, रोजुता मैडम, इनके इस आयोजन से देखकर लगता है कि आयुर्वेद बड़ा प्रफुल्लित है और आयुर्वेदज्ञ जो है वो भी प्रफुल्लित है, तो दोनों प्रफुल्लित हैं। तो मैं यहाँ आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से यहाँ के स्टाफ को, और सबसे ऊपर तो हमारे मित्र जो ओम प्रकाश जी दुबे हैं, उनका जितना भी सम्मान करो उतना कम है, जितना उनके बारे में कहो उतना कम है। क्योंकि एक स्टूडेंट निकल कर के ये, हम जब कॉलेज में मिलते थे ना, कभी कभी ये बोलते थे मैं कॉलेज बनाऊंगा, कुछ लोग हंसते भी थे, शायद रुजुता मैडम को भी हंसी आती होगी उस समय, लेकिन आज हमें आनंद होता है, खुशी होती है कि हमारे साथ वाले कोई थे जिन्होंने एक नया यहाँ स्तंभ खड़ा किया है। स्तंभ खड़ा करना एक बड़ी बात होती है। तो मैं आप सबको ही बधाई देता हूँ। कामत साहब को क्या बोलूँ, इनके चरण स्पर्श करने लायक हूँ, कोई बोलने लायक नहीं हूँ। मकवाना सर ने हमें सिखाया है, जो भी सिखाया है, अच्छा सिखाया, बुराई सिखाया, सब इन्होंने ही सिखाया है ना सर? आणि अग्नीचं जे काही खाणार ते आपण आपल्या अग्नीनुसार खातो। अग्नीविषयी उगाच गर्व ठेवायचा नाही, अगं भूक किती आहे ते बघूनच आपण खाणं ठरवायला पाहिजे, तर आपण स्वास्थ्य राहतो। आहार हे रोगाचं मुख्य कारण आहे, त्यामुळे आहारापासून आपलं शरीर होतं, त्यातला पंचमांग होतापासून शरीराचे पंचमांग तयार होतात। आपली प्रकृती काय आहे, जर तुमची पित्ताची प्रकृती असेल तर तेज वाढेल, महामूत वाढेल अशा पदार्थ खाऊ नका। त्यातलं तिखट, आज तिखट सगळ्यांना आवडतं, जास्तीत जास्त लोक तिखट खातात। वेळेवर खायला गेलं तर किंवा बटाटा खायला गेलं तर मिरची लागते, बरोबर? ती मिरची तळलेली कशात असते, आदल्या दिवशीच्या तेलामध्ये, म्हणजे ती विधाई आणलं असतं तेल, त्याच्यात मिरची तळलेली असते। घरी तुम्ही वडे केले तर तसं नाही करा, पण बाजारात कुठली वस्तू घेतली तर ती व्याधी होते। त्या बाजारात खाद्यपदार्थ जे मिळतात ते खाद्यपदार्थ खावेत की नाही, ते कसे तयार केले जातात, कुठे तयार केले जातात। बहुतांशी चायनीज जे रस्त्यावरती जास्त मिळतं, म्हणजे काही पदार्थ कधी तयार करून तुला सकाळी तयार करून भात असतो अर्धवट शिजवलं आणि पुन्हा ते शिजवतात, आणि आपण म्हणतो की 2-2 पदार्थ शिजवून खाऊ नये। तुम्हालाही माहिती आहे की स्वच्छतेचं पालन सध्याच्या काळात फार कठीण आहे, बरोबर? आता तुम्ही प्रत्येकाला सांगितलं सकाळी 4 वाजता उठे कसं चालेल, आपल्या रात्री भरपूर जागणारे लोक असतात। काही वेळा मी किशन विचारतो तुम्ही जागता का, तर ते कामावरून उशीर येतात, हे ठीक आहे, पण काही लोक टीव्ही आणि मोबाईलमध्ये गुंतलेले असतात, विद्यार्थी जास्त, आणि आता खेळ आले। एक पेशंट होता, त्याला आई सांगायला लागली याला सांगा तो खेळ खेळत बसतो, साधे लुडोचे वगैरे गेम आहेत, पण ते खेळत बसतो, रमी खेळतो। तर आईला माहिती नव्हते त्यातून पैसे मिळतात, तर तिथे एक इंटरनी बसला होता, म्हटलं हे खेळामध्ये तू लक्ष घालतोस त्यापेक्षा अभ्यासाचं वाचायचं, तर नाही सर त्यातून पैसे मिळतात, अभ्यास केला तर कुठे पैसे मिळणार। तर विद्यार्थी दशेमध्येच लहान असतानाच, काल आम्ही एअरपोर्टवर होतो त्यावेळी छोटा एक 4-5 वर्षाचा मुलगा होता, मागे वडिलांचा तुमचा मोबाईल द्या, मोबाईलमध्ये तो काय बघणार, काहीतरी गेम्स व्हिडिओ असंच बघणार, डोळ्याचं काय होतं तेवढं लहान वयामध्ये। आणि आई वडील हट्ट केल्यानंतर मोबाईल द्यावाच वाटतं अशी परिस्थिती असते, छोट्या छोट्या 1-1 वर्षाच्या मुलांनाही मोबाईल देतात। तर हे सगळं इंग्रेडियंटचा आपण चुकीचा वापर करतो, आहार आपण चुकीचा घेतो, काय शुद्ध असा पदार्थ मिळतच नाही। बाहेर हॉटेलमध्ये गेलं तर शुद्ध चवीचा पदार्थ मिळतो, तो तुम्ही थंड करून खा, तुम्हाला ते चवीचं लागत नाही, पण गरम गरम खाल्लं तर सगळ्याची वाईटाची चवही मारली जाते। थंड वडा खा, आवडणार नाही, गरम गरम वडा काढायला तो आवडणार, भजीचंही तसंच आहे, बरोबर? त्यामुळे गरम पदार्थ असेल तो पण जर टेस्टी लागतो, पण त्याची टेस्ट नसते, पण तरी सुद्धा मार्केट हॉटेलमधून पदार्थ घ्यायचा, शिल्लक व्याजमध्ये बांधून घ्यायचा, घरी आणून तोच खायचा, पुन्हा गरम करून खायचा, ते प्रकार नित्यनियमाने महाग लागतात। आणि सगळ्या प्रकारांमध्ये आत्ता आपण पंजाबी डिशेस वगैरे विसरून चायनीज जास्त खाल्लं, म्हणजे पंजाबातल्या डिशेस
मुंबईकरांना तेवढे लाभदायक होतील असं नाही. मी जे लाभदायक नाही म्हणतो त्या ते पदार्थ कधीतरी खाण्याचे असं ते लक्षात ठेवलं पाहिजे. ज्यांना पंजाबी सापण्याच आहे, मराठी माणूस आहे, पंजाबमध्ये मोठा झाला तर त्याला ते सापणे असतं, त्याला जास्त त्रासदायक होणार नाही. फक्त कुठलंही असं सापे पदार्थ मात्रावरच खायला पाहिजे, योग्य प्रमाणात खायला पाहिजे. आणि रोजच्या रोज तो घेऊन चालणार नाही, हळूहळू त्याचं प्रमाण कमी करत बंद करणं जास्त नाही. जसं आता पंजाबचा माणूस तुम्ही ट्रान्सफर झाले मुंबईत आला नाही, पंजाबी खाणंच खायला लागला तर ते योग्य होणार नाही. कारण इथल्या हवामानानुसार तुमचं खाणं असायला पाहिजे. औषधकारांनी सगळी ह्या गोष्टी सगळ्या सांगितल्या. रात्री जागरण झालं तुम्ही एखादा रात्री उशिरापर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या माणसाला सांगितलं, रात्रीच त्याचा व्यवसाय जास्त असतो, अशा माणसाला सांगितलं की रात्री जागरण करू नको तर कसं चालेल. जर माणूस एखादा सकाळी 8 वाजता कामाला जातो म्हणून रात्री 8 वाजता सुटतो आणि तुम्ही जाऊन सांगितलं की नाही तुम्ही रात्री 8 वाजता जेवलंच पाहिजे, कसं जेवण. तेव्हा त्या माणसाप्रमाणे त्याच्या व्यवसायाप्रमाणे आपण आहार त्याला सांगायला पाहिजे, योग्य तो आहार त्याला सांगायला पाहिजे. हे आपण लक्षात ठेवलं. अगदी ग्रंथातलं तसं तसं स्वस्त हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।